जवेरिया, आवाज आ रही है बेटा मेरी? जवेरिया जी, फोर्थ ईयर मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। नाउ वी विल स्टार्ट लेक्चर 8। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, इसलिए मैंने कहा इसको भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड इन नर्सिंग होम्स। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, वैसे तो हॉस्पिटल फार्मेसी में भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन ये टॉपिक आपका अलग से दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा इसे हम दोबारा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट or role of hospital pharmacist. A hospital pharmacist play an imperative role between the healthcare professionals devoted to the care of patients. ये कह रहे हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके दरमियान, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स वहाँ पर जो हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल कैन बी बेनिफिशियल फॉर हॉस्पिटल एज वेल एज फॉर पेशेंट्स। यानी अगर एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को हॉस्पिटल अपॉइंट करता है तो वो सिर्फ जो है वो हॉस्पिटल के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, बल्कि इसके साथ हॉस्पिटल के साथ साथ पेशेंट्स के लिए भी बहुत से बेनिफिट या एडवांटेज होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। प्रेजेंटली फार्मासिस्ट हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Medicine management, a key role in a hospital pharmacist job is determining which form of medication best suits each patient. Each decisions must be made in a timely and efficient manner and requires sufficient input from doctors. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हमारे पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल्स हैं, उनमें सबसे मेन जो हमारे पास आ रहा है, सबसे पहला मेडिसिन मैनेजमेंट है कि इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से फार्मासिस्ट के पास नॉलेज होती है कि किस पेशेंट के लिए किस डोजेज फॉर्म बेहतर होगी, सूटेबल होगी। इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स के हिसाब से जो डिसीजंस लेने होते हैं वो टाइम पे लेते हैं, एफिशिएंटली होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें जो भी वो डिसीजंस ले रहे होते हैं फार्मासिस्ट, उसमें डॉक्टर्स के भी इनपुट की ज़रूरत होती है। चाहे वो ड्रग चेंज करने के लिए कह रहे हो, डोजेज फॉर्म के चेंज करने के लिए कह रहे हो, तमाम जितने भी वो वहाँ पर डिसीजंस ले रहे होते हैं फार्मासिस्ट, उसमें डॉक्टर्स का भी इनपुट या फिजिशियंस का भी इनपुट शामिल होता है, क्योंकि प्रिस्क्राइबिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिशियंस। आगे चलते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट विल ऑफन मॉनिटर द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस prescribed by physicians and counsel their patients on the effects of the doctor. जितने भी मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं फिजिशियन या डॉक्टर्स, उन सब के इफेक्ट्स को जो होता है फार्मासिस्ट मॉनिटर करता है और इसके हिसाब से पेशेंट की काउंसलिंग करता है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। यानी अगर कोई वो ड्रग ले रहा है, उसके साथ कोई ड्रग के साथ कोई फूड लेना है या नहीं लेना, किस फूड के साथ ड्रग का इंटरेक्शन होगा, या सम टाइम ऐसा होता है कि कोई दो ड्रग ऐसी प्रिस्क्राइब कर दी गई जिनका ड्रग इंटरेक्शन होता है, तो उसके या तो टाइम चेंज करते हैं। तो ये तमाम काउंसलिंग जो होती है इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। A source of information, a hospital pharmacist is usually a good source of advice for patients and recommends safe combination of medications according to individual patient problem. सेकेंड जो हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आई थी कि मेडिसिन की मैनेजमेंट किस तरह करनी है, सेकेंड जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी अगर एक हॉस्पिटल जो होता है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को अपॉइंट करता है तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या गुड सोर्स ऑफ एडवाइस फॉर पेशेंट्स, क्योंकि वो वहाँ पे पेशेंट की काउंसलिंग कर रहा होता है, जितनी भी वो मेडिकेशन उससे ले रहा होता है उसके हिसाब से उसके अगर कोई साइड इफेक्ट्स आने होते हैं तो उन तमाम की वो एडवाइस कर रहा होता है, कब किस किस टाइम पे डोज लेनी है। ये तमाम जो होते हैं काउंसलिंग पेशेंट की इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैन गिव इंफॉर्मेशन ऑन पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई ड्रग पेशेंट ले रहा होता है तो उसके पास अवेयरनेस नहीं हो सकती कि हो सकते हैं कि साइड इफेक्ट के तौर पर जो होता है वो स्टमक एसिडिटी बढ़ जाए या नोजिया फीलिंग हो या हेडेक हो। तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्रग के, जिसकी इंफॉर्मेशन या काउंसलिंग कौन कर रहा होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। एंड चेक दैट मेडिसिन आर कंपैटिबल विद एग्जिस्टिंग मेडिकेशन। अगर एक मेडिसिन जो अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में आए, चाहे वो आउट पेशेंट है या इन पेशेंट है, किसी भी कंप्लेन के लिए
और उसके अलावा वो ऑलरेडी जो है कॉन्कॉमिटेंट डिजीज है, उसे कोई हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या कोई भी डिजीज है, तो जो एग्जिस्टिंग मेडिकेशन वो ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उनका आपस में ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, या ऐसा तो नहीं कोई ऐसा इंटरेक्शन है जिससे उसके साइनर्जिस्टिक इफेक्ट या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट तो नहीं आ रहे ड्रग के। तो ये तमाम चीज़ों की जो काउंसलिंग होती है या इंफॉर्मेशन जो होती है वो पेशेंट को हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दे विल ऑल्सो ऑफन मॉनिटर द इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट टू इंश्योर दैट दे आर प्रूविंग इफेक्टिव, सेफ एंड अप्रोप्रिएट टू द यूजर। जितनी भी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट जो प्रिस्क्राइब कर रहा होता है फिजिशियन, तो फार्मासिस्ट इंश्योर करता है कि ये तमाम ड्रग इफेक्टिव है, सेफ है और अप्रोप्रिएट है। ऐसा तो नहीं है कि साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आ रहा है, ड्रग का एकदम से इफेक्ट बढ़ जाएगा कि ऑलरेडी उसने कोई ड्रग प्रिस्क्राइब की है और जो एग्जिस्टिंग उसके पास मजीद मेडिकेशन जो वो पहले से ले रहा था उनका आपस में ड्रग इंटरेक्शन नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को इंश्योर कौन करता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट आते हैं मॉनिटरिंग ड्रग चार्ट्स। अगर हम इन पेशेंट्स की बात करें तो प्रॉपर जो होता है हर पेशेंट के एक चार्ट बना हुआ होता है कि इस टाइम पर ये ड्रग लेनी है, इस डोज में लेनी है। तो ये कह रहे हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नीडेड टू वर्क क्लोजली विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सच एज फिजिशियंस, नर्सेज एंड डाइटिशियंस। इन तमाम जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं, एक लिंक होता है इन लोगों का आपस में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के साथ। Drug charts provide a vital source of information, and pharmacists monitor these charts and ensure that the correct medication is being provided to each patient. ड्रग चार्ट को जब रिव्यू कर रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो देख रहा होता है कि हर पेशेंट को उसकी जो डिजीज थी उसकी डायग्नोसिस के हिसाब से करेक्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हुई नहीं है। And these charts act as a productive mode of communication between hospital pharmacists and other members of healthcare professionals। यानी फार्मासिस्ट के अलावा जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ये एक लिंक और कम्युनिकेशन के तौर पे ये चार्ट काम कर रहा होता है कि वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट देख रहा होता है कि जितनी भी मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है वो इफेक्टिव हैं, एडमिनिस्ट्रेड सही हो रही हैं, जिस डोज में दी हुई है उसी डोज में एडमिनिस्टर हो रही हैं। तो ये तमाम मॉनिटरिंग कौन कर होता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। परचेजिंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मेसीज परचेज फ्रॉम मेडिकल स्टोर डिपोट एंड बाय बिडिंग मेथड। अगर हम देखें तो जो हमारे पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की आ जाती है वो है परचेजिंग। जी अफशा, आप बताइए बेटा कि परचेजिंग हमने जो है वो डिटेल में पढ़ा हुआ है, किन किन मेथड के थ्रू परचेजिंग होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में? जी अफशा बताइए, जल्दी बताइए बेटा। मैं करवा चुकी हूँ परचेजिंग, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मौजूद है। जी अफशा सहर बताइए। अफशा बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो परचेजिंग होती है वो किन मेथड के थ्रू होती है? मैम मैं चलते चलते आपकी क्लास ले रही हूँ। जी क्या हुआ अफशा? आवाज आते आते बंद हो गई आपकी। मैम एक्चुअली नेट बहुत अटक रहा है ना और मैं चल रही अच्छा ठीक हूँ। है, अलीशा आप बताइए मोड ऑफ परचेजिंग क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? परचेजिंग का लेक्चर नहीं पढ़ा आप लोगों ने बेटा? ये तो बहुत पूरा है, ये इसके बाद वाले में मैंने जो परचेजिंग का एक पूरा टॉपिक है वहां पे पढ़ाया है ना आपको। क्या परचेजिंग का मूड है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? किसी ने भी नहीं पढ़ा है परचेजिंग? जी चलें हम इसे दोबारा से कर लेते हैं। परचेजिंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मेसीज परचेज ड्रग फ्रॉम मेडिकल स्टोर डिपोट एंड बिडिंग मेथड। यानी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो मोस्टली वो परचेज कहाँ से करते हैं? उनका मेडिकल स्टोर डिपोट होता है हॉस्पिटल के अंदर ही, वहां से करते हैं, या बाय बिडिंग मेथड होता है, बिडिंग के जरिए। क्या है बिडिंग मेथड उमैमा? क्या होती है बिडिंग? जी कौन बताएगा बिडिंग मेथड क्या है? किसी को भी नहीं पता बिडिंग मेथड क्या है? जी वरीशा तारिक, वरीशा आप बताएं। एहसानुल्लाह
एहसान हेलो जी मैम जी बेटा, कौन मैम बात कर रहा है? बिडिंग मैथ ओ मैमा मैम मैम बताइए। बिडिंग मेथड का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, तो वो आपको जो है वो प्राइस ऑफर करते हैं दवा जी जी, खरीदने के लिए। देखा होगा आपने टेंडर वगैरह, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? यस मैम। न्यूज़पेपर देखें, जंग वगैरह या डॉन में जो होते हैं वो टेंडर आए हुए होते हैं डिफरेंट प्राइसेस के। कंपनी ऑफर करती है कि भाई इतने प्राइस पे ये, हम अगर हम जैसे मेडिसिन से भी हट के बात करें या मेडिसिन की भी बात करें या अलाइड आइटम्स हॉस्पिटल में, तो वो टेंडर भेज रहे होते हैं कि भाई ये कंपनीज जो होती है, डिफरेंट फार्मा जो होती है, वो हॉस्पिटल्स को भेज रही होगी बिड अपने कि भाई इस प्राइस पे ये हम इतने इतने अमाउंट में और इतने इतने मेडिसिन देंगे। तो इसको हम कहते हैं बाय बिडिंग मेथड, बिड भेज रहे होते हैं वो हॉस्पिटल्स को। ठीक है, उसमें चेक कीजिएगा, न्यूज़पेपर वगैरह में आया हुआ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Private hospital purchase drugs from manufacturer, from wholesaler, and in emergency situation purchase drugs and allied items फ्रॉम रिटेलर और रिटेल फार्मेसी। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो बेटा या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं या होल सेलर से, या इमरजेंसी सिचुएशन से में ये रिटेल फार्मेसी से भी करते हैं। अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अगर बाई चांस कोई ऐसी इमरजेंसी उनके पास आ गई है, कोई ऐसे पेशेंट आ गया है जिसकी मेडिसिन उनके पास मौजूद नहीं है, तो उस इमरजेंसी में वो भी रिटेल से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, the responsibility of purchasing is assigned to either material purchase department to its purchasing agent और टू फार्मासिस्ट। और परचेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर जो है वो फार्मासिस्ट के पास होती है या फिर मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट का जो परचेजिंग एजेंट होगा। अगर उन्होंने परचेजिंग डिपार्टमेंट को सेपरेट रखा हुआ है और इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, तो क्या होगा उस सूरत में जो परचेज डिपार्टमेंट का परचेजिंग एजेंट होता है वो परचेज करता है। ठीक है, pharmacists provide specification both as to quality and the sources or in purchase। यानी कि परचेजिंग चाहे फार्मासिस्ट के अंडर आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन तमाम मेडिकेशंस और अलाइड आइटम्स की जो क्वालिटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी, स्पेसिफिकेशन होगी, या किससे परचेज करना है, सोर्स ऑफ परचेज, वो तमाम इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द इन्वेंट्री कंट्रोल। किस तरह इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है? आप में से एहसानुल्लाह ने पूछा था बेटा मुझसे, आपने टर्नओवर रेट। जी यस मैम। एहसानुल्लाह, यहाँ पे मैंने कहा था ना नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट यूजुअली टेक पीरियोडिक फिजिकल इन्वेंट्रीज टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ अनडिस्पेंस्ड मेडिकेशन। ठीक है, यानी हॉस्पिटल अगर इन्वेंट्री मेंटेनेंस भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो पीरियोडिकली फिजिकली उसका जाके इन्वेंट्री को चेक करता है। पीरियोडिक मीन्स ये हो सकता है कि उन्होंने जो उसका आप जाके चेक कर रहे होते हैं इन्वेंट्री को, तो वो बाई एनुअल पीरियड भी हो सकता है, यानी साल में 2 दफा भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हॉस्पिटल पर। तो इस तरह जब वो उसकी पीरियोडिक असेसमेंट कर रहे होते हैं इन्वेंट्री की, तो वो देखते हैं कि अनडिस्पेंस मेडिकेशन यानी स्टॉक में कितनी उनके पास मेडिकेशन मौजूद हैं। द टर्नओवर रेट इज कैलकुलेटेड, और उसका टर्नओवर रेट हर ड्रग का मालूम करते हैं। टर्नओवर रेट क्या हो जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स इन पीरियड, यानी कि उस टाइम पीरियड में अगर वो 6 मंथ का था या 4 मंथ का था, जो भी उनका पीरियोडिक फिजिकल इन्वेंट्रीज का पीरियड है, उसमें उस कितनी कॉस्ट उसकी जो सेल हो गई वो कितनी है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड, और उनके पास जो स्टॉक में इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इसको हम कहते हैं टर्नओवर रेट। ठीक है, लो टर्नओवर रेट may indicate that inventory is too high and multiple stock present in satellite pharmacy। यानी अगर टर्नओवर रेट जो है वो कम आएगा, इसका क्या मतलब होगा? टर्नओवर रेट कम आ रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड अगर उसका अमाउंट ज्यादा होगा तभी टर्नओवर रेट ज्यादा आएगा ना। समझ में आ रहा है जी? यस मैम। समझ में आ गया ना? मतलब ये तो नॉर्मली बेटा डिवीजन है। अगर आपका जो है वो नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका जो वैल्यू आएगी टोटल वो कम आ जाएगी। ठीक है, यही है ना? कम आ तो नीचे की वैल्यू क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड।
अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड, कॉस्ट आपके पास ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है आपके पास स्टोर ज्यादा है, जितनी सप्लाई नहीं थी, जितनी डिमांड नहीं थी, उतने ज्यादा आपने जो है वो स्टोरेज कर लिए ड्रग की, तो उसको एक मेंटेन होना चाहिए, सप्लाई एंड डिमांड में बैलेंस होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपके पास स्टॉक में इन्वेंट्री में चीजें मौजूद हों, वो एक्सपायर हो रही हों। Drug distribution is the next responsibility of hospital pharmacists. It is the responsibility of pharmacists drug distributed either by floor stock drug distribution or unit dose डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसको भी बेटा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने डिटेल में एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है आपको। ठीक है, अगर आप लोग वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा टॉपिक है उसे पढ़ लें अच्छी तरीके से, और जो है इसके अलावा परचेजिंग का है तमाम, तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। इसी तरह जो सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें हमने जो था बल्क एंड स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा है, अगर वो चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद एक चैप्टर आ रहा है जिसमें आईवी एडमिक्सचर, हाइपर एलिमेंटेशन, साइटोटॉक्सिक ड्रग और जो है ऑप्थेल्मिक ड्रग्स। तो ये अगर आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, दो चैप्टर एक साथ आपके कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो मेथड हैं, फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है एंड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। द यूनिट डोज distribution system has largely replaced the flow stock system because this system reduces medication error. In unit dose distribution, medications are ordered, packed, handled, administered and charged. The IV administered program is also carried out under this system. Unit dose distribution system को ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं फ्लो स्टॉक सिस्टम के बजाय कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि मेडिकेशन एरर के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी जो होता है वो भी यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर वर्क कर रहा होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन जो टीपीएन बन रहा होता है वो एवरी इंडिविजुअल्स का डिफरेंट होता है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। In complete flow stock system, the drugs are given to patient through the nursing station and the pharmacy supplies from the drug store of a hospital. फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या कह रहे हैं, नर्सिंग स्टेशन के जरिए और फार्मेसी के जरिए जो होती है वो चीज़ें सप्लाई होती हैं, और इसको जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, चाहे वो इन पेशेंट में, आउट पेशेंट में हो, ओपीडी में हो, जहाँ भी हो, जनरल वार्ड में हो, वहाँ से वो फ्लोर स्टॉक के थ्रू नर्सिंग स्टेशन और फार्मेसी से पे सप्लाई होती है। इसको मजीद इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ठीक है, ड्रग इसको भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में कि चार्ज क्या होते हैं, वो होते हैं जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के फौरन बाद उसका बिल जो होता है वो पेशेंट के अकाउंट में डाल दिया जाता है, और नॉन चार्ज वो होती हैं कि जो पूरे दिन का जो एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं और पेशेंट के उसके रूम के हिसाब से उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉन चार्ज को इन्होंने कहा है इज डिवाइडेड इनटू ड्रग बास्केट मेथड एंड मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। ये डिफरेंट बेटा हमारे पास जो है वो, ठीक है, डिफरेंट मेथड है, ड्रग बास्केट मेथड और मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिएगा, इसमें हमने डिटेल में इनको पढ़ा है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्ट्राइल। ये सबसे जो पहला चैप्टर हमने हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्ट्राइल। तो ये तो बेटा आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। The in-house preparation of drugs divided into bulk compounding, preparation of non-sterile drugs, sterile manufacturing। अगर इन हाउस प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हॉस्पिटल में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन्होंने अपना एक जो है स्ट्राइल रूम बनाया हुआ है, इन हाउस प्रिपरेशन हो रही है, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है बल्क कंपाउंडिंग में, प्रिपरेशन ऑफ स्ट्राइल एंड नॉन स्ट्राइल ड्रग्स में। अंडर बल्क कंपाउंडिंग प्रोग्राम कमर्शियली अनअवेलेबल ड्रग्स और द मॉडिफाइड ड्रग्स फॉर क्लिनिकल और इन्वेस्टिगेशनल पर्पसेस आर फॉर्मुलेटेड। अगर बल्क कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो ड्रग्स फॉर्मुलेट होती है या तो वो अनअवेलेबल होती है, कमर्शियली मौजूद ही नहीं होती, या उनके डोज को हमने मॉडिफाई कर दिया होता है। ठीक है, इनकी डोजेज फॉर्म जो होती है उसको मॉडिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड।
ये ड्रग्स जो होती हैं या तो क्लिनिकल यूज के लिए भी यानी पेशेंट के यूज के लिए भी हो सकती हैं, या कोई रिसर्च पर्पस यानी इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के लिए भी फॉर्मुलेट की जाती है। स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल टॉपिकल सॉल्यूशन, स्मॉल volume injectables, TPN, cytotoxic manufacturing in hospital pharmacy enhances the prestige of pharmacist। ये कह रहे हैं कि स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, तमाम चीज़ें आप बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्टेबल्स हो सकते हैं, टॉपिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं, TPN है, टॉक्सिक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है। अगर एक हॉस्पिटल जो होता है वो इन हाउस प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें हॉस्पिटल के साथ साथ फार्मासिस्ट की भी जो होती है वर्थ जो होती है वो बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे प्रोवाइड करना, उसकी परचेजिंग, उसकी प्रिपरेशन, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। A large number of private and Pakistan Atomic Energy Commission owned hospital of the country are currently using radioisotopes for diagnosis, therapeutic and research purposes। यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की सर्विसेज जो डिफरेंट हमारे हॉस्पिटल्स में, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि एनओसी जिन्होंने किससे ली हुई होती है? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से, या उनके अपने हॉस्पिटल जो होते हैं वो करंटली रेडियो आइसोटोप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये रेडियो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो होती हैं किन किन के पर्पस के लिए होती है? किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए इसे यूज कर सकते हैं, इसको थेराप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिजीज के लिए भी हम यूज। समटाइम डिजीज क्योर नहीं हो सकती लेकिन पेशेंट की कंडीशन क्योर करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को। रिसर्च फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट possess adequate education, knowledge and training and thus can participate in research। एज अ फार्मासिस्ट बेटा जब आप फॉर्म भी करके आप फील्ड में आते हैं तो आपके पास रिसर्च की इतनी नॉलेज होती है एज कम्पेयर टू अगर फिजिशियंस को हम देखें तो उनके पास रिसर्च की नॉलेज नहीं होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे एजुकेशन या नॉलेज इतनी होती है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आप 4th ईयर में आ गए हैं, आप डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट, मेरा अपना ख्याल है असाइनमेंट के तौर पर हमारे टीचर्स जो होते हैं बहुत सारे ऐसे काम करवाते हैं जिससे आपकी रिसर्च अवेयरनेस बढ़ जाती है। ठीक है, A pharmacist can conduct pharmaceutical research, participate, conduct and support medical research। In pharmaceutical research, pharmacist can work as a principal or co-investigator। Pharmaceutical research या medical research में जो होता है वो आप कर भी रहे होते हैं रिसर्च, और रिसर्च को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप एज अ मेन सुपरवाइजर भी आप काम कर रहे होते हैं, एज अ को सुपरवाइजर या को इन्वेस्टिगेटर या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, The pharmaceutical research pertains to develop new dosage form, work on quality control, distribution system, storage of pharmaceutical formulation and work on evidence-based medicine। फार्मास्यूटिकल रिसर्च जो ज़्यादातर हो रही होती है उसमें न्यू डोजेज फॉर्म बेटा बना रहे होते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोजेज फॉर्म को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी पे हम चेक कर रहे होते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स लेके उनको हम कंपेयर करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है मेडिसिन के हॉस्पिटल में उसको हम चेक कर रहे होते हैं कि क्वालिटी वाइज विच वन इज़ द बेस्ट। स्टोरेज में हम उसकी काम कर रहे होते हैं कि अगर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट जो हो रही है उनकी स्टोरेज डिफरेंट कंडीशंस पे होती है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होती है, तो क्या इफेक्ट कर रही होती है उसकी स्टेबिलिटी पर, इस पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा वर्क ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसके अलावा फार्मासिस्ट जो होते हैं वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे भी काम कर रहे होते हैं, यानी वो मेडिसिन जो कि प्रिस्क्राइब कर रहे हैं डॉक्टर और उसके क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, क्या उनके ड्रग इंटरेक्शंस आ रहे हैं, इन पे भी, इसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इस पे भी फार्मासिस्ट जो होता है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन जो देखें हम, एजुकेशनल फंक्शन। ड्यू टू यूनिक एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग, a pharmacist may involve in teaching courses, pharmaceutical mathematics and pharmacology to nursing and other medical personnel, pharmacognosy to herbal medicine। क्योंकि हमारे पास हम इतने कोर्सेज पढ़ के आ रहे होते हैं फार्मेसी में, हमारे पास इतना बैकग्राउंड मौजूद होता है एजुकेशन का कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स के कोर्सेज भी पढ़ा सकते हैं, इकोलॉजी के कोर्सेज भी पढ़ाते हैं हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कॉग्नोसी में हम हर्बल मेडिसिन को भी हम डील कर रहे होते हैं। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल कमेटीज, हॉस्पिटल में जो डिफरेंट
कमेटीज मौजूद होती हैं, उसमें भी एज अ मेंबर काम कर रहा होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. Hospital pharmacists serve on institutional committees as pharmacy therapeutic committee. The committee determines which drug should be included in hospital formulary and also look after the use of investigational drugs. यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी, जो फार्मेसी में अगर हम देखें जो सबसे मेन कमेटी आती है फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, तो वो एज अ मेंबर उसमें काम कर रहा होता है. और वो कमेटी जो होती है वो हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी डेवलप करती है, उसको लुक आफ्टर करती है और उसको रिवाइज करती रहती है टाइम टू टाइम कि कौन कौन सी ड्रग हॉस्पिटल फार्मूले से एक्सक्लूड करनी है, कौन सी इंक्लूड करनी है. ये तमाम काम किसका होता है? मेंबर ऑफ, आपके पास जो इंस्टीट्यूशनल कमेटी होती है उनका काम होता है. फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का मेंबर अगर फार्मासिस्ट भी है तो द कमेटी आल्सो ओवरसीज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज एज वेल एज एडीआर. जो आपकी फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी होती है इन तमाम काम के अलावा क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं उनको भी लुक आफ्टर कर रहा होता है. और जो ड्रग, जितनी भी ड्रग हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब है उसके एडीआर, अगर कोई उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहे होते हैं तो उसको भी देख रहा होता है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा होता है. आगे चलते हैं. अदर रोल इन स्मॉल हॉस्पिटल. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आल्सो सर्व एज एन असिस्टेंट टू hospital administrator, purchasing agent, supervisor of central supply room, and in some instances as a laboratory technologist. यानी hospital pharmacist as a उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा जो डिफरेंट अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अगर स्मॉल हॉस्पिटल है तो आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, एज अ परचेजिंग एजेंट, एज अ सुपरवाइजर ऑफ CSSR. इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के एज असिस्ट करने के तौर पर या लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर भी सम टाइम आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है. The pharmacist may also be asked to involve in controlling of some supporting services like dietary services, medical record and some diagnostic services. और फार्मासिस्ट जो होता है वो स्मॉल हॉस्पिटल में एज अ सपोर्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है. कहाँ कहाँ पर? जहाँ पे डाइटरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है या डायग्नोस्टिक सर्विसेज, वहाँ पे भी सपोर्टिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकता है, सपोर्टिंग पर्सन के तौर पर. By combining all these duties, a hospital pharmacist is within the financial reach of every hospital irrespective of the size. यानी ये कह रहे हैं कि अगर हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, इन तमाम को कंबाइन कर दिया जाए तो जो उसको पे कर रहे होते हैं वो कुछ भी नहीं है इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की. अगर कंपैरिजन में देखें तो हर हॉस्पिटल चाहे वो साइज में कितना भी हो वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को इजीली अपॉइंट कर सकता है. आगे चलते हैं. फ्यूचर रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या हो सकते हैं? नर्सिंग होम, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज. Nursing home facility is designated, staffed and equipped for the accommodation of individuals who are not in the need of hospital care but require nursing care and related medical services which are prescribed by or performed under the direction of a licensed medical professionals to provide such care. ये कह रहे हैं कि अब फ्यूचर में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल ये भी हो सकता है कि वो नर्सिंग केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे. यानी वो पेशेंट जिनको नर्सिंग केयर की तो ज़रूरत है लेकिन हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, तो इनके लिए डिफरेंट नर्सिंग केयर यूनिट बना दिए जाते हैं या मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट जो है वो वहाँ पर अपॉइंट हो सकता है. वहाँ तमाम फैसिलिटीज़ जो रिक्वायर्ड होती हैं पेशेंट को उनको प्रोवाइड कर सकता है, उनकी काउंसलिंग कर सकता है, क्योंकि नर्सिंग केयर फैसिलिटीज़ भी जो होती हैं should direct under the supervision of licensed medical professional. आगे चलते हैं हम. रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम्स. द रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड home health care and is provided by a team of healthcare including pharmacists, physicians and nurses. This care provides equipment and services for restoration or maintenance of the maximal level of comfort, function, health of patients in their homes. The role of pharmacy is patient assessment, therapeutic drug monitoring, patient education and parental drug preparation. यानी कि अगर जो है रेसिडेंशियल हेल्थ केयर प्रोग्राम अगर स्टार्ट किया जाए जहाँ पर घर पे जाकर आप वो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ये सर्विसेज जो करते हैं पूरी टीम प्रोवाइड कर रही होती है जिसमें आपके पास फिजिशियन है, फार्मासिस्ट है, नर्सेज हैं, जिनका काम क्या होता है कि
मैक्सिमम जो है सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, मैक्सिमम लेवल ऑफ कंफर्ट, यानी पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करना एट देयर होम्स। इसके अलावा यहाँ पे पेशेंट असेसमेंट, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जो ड्रग पेशेंट ले रहा है उसकी, उस पेशेंट को एजुकेट करना, उसकी काउंसलिंग करना, और पेरेंटल प्रिपरेशन की लुक आफ्टर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास अब कंसल्टेंट फार्मेसी प्रैक्टिसेस, यानी लास्ट में अगर हम देखें तो फार्मेसिस्ट एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रहा होता है, यानी फुल टाइम जॉब तो नहीं होता लेकिन अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा होता है। कहाँ कहाँ पर? can provide consultation for development of a policy and procedure manual, implementation of formulary system, अगर कोई पॉलिसी बनानी है, प्रोसीजर मैनुअल्स बनाने हैं, वहाँ पे वो आपको वहाँ पे हॉस्पिटल को गाइड कर सकता है। और फॉर्मुलरी सिस्टम एक डेवलप करना है, किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह फॉर्मुलरी बनेगी, किस तरह उसको अपडेट करना है, यहाँ पर अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स अगर हो रहे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर एज अ कंसल्टेंट काम कर सकता है। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड मेडिकेशन रिव्यूज, अगर इस डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट करना है पेशेंट के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कम्युनिटी के अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे कंसल्टेंट के तौर पे या मेडिकेशन का रिव्यू करना है हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो है आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया। आज जो हमने नेक्स्ट लेक्चर जो तो हमारा था वो 8 लेक्चर था, रोल ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल इन नर्सिंग होम्स। ठीक है, यहाँ पर ये वाइंड अप हो गया। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना ये कि बेटा मैं ये वाइंड अप कर रही हूँ। जी कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैम, हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। बोले, वाइंड अप करिए जल्दी चलिए। जी मैम, मुझे पूछना था कि आपने हमें बोला है हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा। जी जी, तो वो चैप्टर्स तो लाइक लेक्चर्स, जो एक हॉस्पिटल फार्मेसी का लेक्चर है और दूसरा वो बल्क एंड स्टेराइल प्रोडक्ट्स, जी वो वाला बल्क ना? स्टाइल में बहुत चीजें हैं बेटा, क्योंकि बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग आपका 3rd चैप्टर भी इंक्लूड कर रहा है उसी में। ठीक है, अलग से आप देखिएगा, जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन करवाई है बल्क एंड स्टाइल जी मैन्युफैक्चरिंग अलग है। ठीक है, फिर उसी में 3rd चैप्टर जो है, जिसमें जो है वो आपका हाइपर एलिमेंटेशन है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, इसके अलावा आई ऑप्थेल्मिक्स प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जो है सेकंड में भी आएगा, बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी आ जाएगा। और 3rd चैप्टर, इसका मतलब है कि सेकंड के साथ 3rd भी इंक्लूड हो जाएगा। सही है? अच्छा, मतलब लेक्चर वाइज अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर्स का टेस्ट जी होगा जी ना? जी जी, नहीं लेक्चर्स मुझे नहीं ठीक है। पता बेटा कितने लेक्चर्स में, मैंने बल्क एंड स्टाइल तो काफी देख लिया, आप आगे तक गया हुआ है। जी जी, वो इसीलिए मैं पूछी थी। तो मैम हम कोर्स आउटलाइन के हिसाब से सारे टॉपिक्स जी कवर जी करें? जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटा। तो ओके इसका ओके मतलब है आपके ओके मैम। कितने टॉपिक कवर होंगे? आपके 1 और 2, ठीक है। 1 और 2, टॉपिक यस 1 मैम। 2 3 आपके कवर हो रहे हैं, क्योंकि बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग में ही देखिए ना, स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास वो आ जाएगा ना, हाइपर एलिमेंटेशन है, जी जी साइटोटॉक्सिक्स हैं, या ऑप्थेल्मिक है, ये सब स्टाइल में आएगा। तो ये अलग के बजाय उसमें भी ऐड हो रहा है ना, मैंने आपको एक ही दफा सही। करवा दिया स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग, यही सब कुछ। ठीक है, ओके मैम, चलें ठीक है, अल्लाह ओके। हाफिज।